हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 18। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला पार्ट पसंद आया हो और आज मैं ये एपिसोड आपके लिए थोड़ा लंबा बनाने वाली हूँ। मैं स्टोरी टाइम पे इसलिए नहीं अपलोड कर पाई कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं ये स्टोरी अब अपलोड कर रही हूँ। मैं आपसे सॉरी कहती हूँ और प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए और अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन वे सब कॉलेज में मिलते हैं। सब झिंगी से मिलकर काफ़ी खुश थे। उस दिन कॉलेज में एक नई चमचमाती कार आकर रुकती है। कार में रुकते ही ड्राइवर तेजी से कार से निकलता हुआ कार का पिछला दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा प्रोजेक्ट भी भूल गए ना तुम सब? उसकी तरह बनना है तो मेहनत करना शुरू कर दो, अंशु कहता है। वैसे इसकी इतनी तारीफ सुनकर मुझे बड़ी चिढ़ हो रही है, लेकिन देवी जी के भाषण सुनकर अब और ज़्यादा चिढ़ हो रही है। तुम हमेशा पढ़ाई की ही बातें करना, वो शिव को कोहनी मारते हुए धीरे से कहता है। ये तो इसे देखकर भी इम्प्रेस नहीं हुई, अब तेरा क्या होगा? शिव उसे घूरता है और उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए धीरे से कहता है। वो ख्वाहिश है सबसे अलग। ख्वाहिश उन दोनों को धीरे धीरे बातें करके देख पूछती है, क्या चल रहा है तुम दोनों में का? दोनों एक साथ बोलते, अरे कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। ईशा कहती है, दोनों चल रहे होंगे जल कुकड़े कहेंगे। अंशु कहता है, तुम भी जलती थी। तब इतना कहकर वहीं साथ में खड़ी जेनी को देखकर चुप हो जाते हैं। भावना पूछती है, कब बता? अब चुप क्यों है ये? अंशु कहता है, मुझे नहीं बताना। ख्वाहिश समझ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हो गया हो तुम लोगों का, तो अब चले क्लास अटेंड करने? अंशु कहता है, हाँ चलो, वरना इस ईशा को ये तो पकाती रहती है। अंशु के इतना बोलने पर उसके बैग पर जोर से मुक्का पड़ता है। वह चिल्लाता कहता है, हाँ। ईशा कहती है, और बोल मेरे बारे में, तू इसी के लायक है। अंशु ईशा की तारीफ करता है और तभी उसकी तरफ मुड़ जाता है। ईशा भागकर क्लासरूम में चली जाती है। अंशु गुस्से में, छोड़ूंगा नहीं इस ईशा की बच्ची को, जब देखो मारती रहती है मुझे। शिव कहता है, चल मर नहीं गया तू एक पंच से। अंशु मुंह बनाकर कहता है, तू भी खाकर देख ले फिर। भावना हंसने लगती है। जेनी उन सब की बातों पर गौर न देते हुए रेहान को ही घूरे जा रही थी। वह सोचती है, ये जो भी है, लेकिन इसने यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? यह चाहता तो अपना कोई काम घर बैठे भी करवा सकता था। ऐसा क्या है जिसके लिए ये कॉलेज आया है, वो भी खुद? रेहान किसी पर ना ध्यान देते हुए चलता हुआ आ जाता है। उसकी नज़र सिर्फ ख्वाहिश पर रहती है। जब तक मुस्कुरा रही थी अंशु की बात पर, वह एकटक उसे देखने लगता है। उसकी नीली आंखें जिनसे वह एक पल की नजरें नहीं हटा पाता। तभी वहाँ एक आदमी उसके पास आते हुए कहता है, सर चलें, डीन का रूम उस तरफ है। वह ख्वाहिश से नजरें हटाकर कहता है, ठीक है चलो। वह मन में सोचता है, मेरा कॉलेज इतनी जल्दी क्यों पूरा हो गया? मेरे वक्त पर इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों नहीं थी? ये तो गलत बात है। अब वह लोग डीन के कैबिन के बाहर पहुंच गए। वह अंदर जाता है। उसे देखकर वहां की डीन संभावना मेहता अचानक से कहती हैं, सर आप यहाँ पर? रेहान कहता है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? माना मेरा कॉलेज पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। वहीं पे संभावना मेहता कहती है, नहीं सर, आप आ सकते हैं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि आप कुछ काम था तो मैं आपके घर पर आके पूरा कर जाती आसानी से। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं पर रेहान पूछता है, संभावना जी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? संभावना मेहता जल्दी से कहती, सॉरी सर, मैंने अभी तक आपसे पूछा भी नहीं। रेहान कहता है, कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है आपसे। मेरे भाई को यहाँ एडमिशन लेना है। क्या ये संभव होगा बीच कोर्स में एडमिशन लेना? वह आज ही इंडिया लौट कर आया है और वह वापस नहीं जाएगा, तो मैं चाहता हूँ और मुझे आपका ये कॉलेज
उसके लिए सबसे बेस्ट लगा। संभावना मेहता कहती हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात भी है सर। आपका भाई यहाँ पढ़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने बोला तो समझो इंतज़ाम हो गया, कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। वहीं रेहान कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अरेंजमेंट्स करवा दीजिएगा और जो भी हो फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, उन्हें आप पूरा करवा दीजिएगा। एक बात और, ये मेरे भाई की बात थी, इसलिए मैं ये कॉलेज खुद ही देखना चाहता था। वह मन में कहता है, एक वैम्पायर अब कॉलेज में पढ़ेगा। आप तो सोच भी नहीं सकती कि किसके लिए इंतज़ाम करा रही हैं आप। मरेगा तो नहीं वो किसी को भी, लेकिन कभी अगर खून देखकर वह कंट्रोल नहीं कर पाया तब क्या होगा मेरी एंजल इन सब का। वहीं संभावना मेहता पूछती हैं, क्या सोच रहे हैं सर आप? रेहान कहता है, कुछ नहीं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहिए। संभावना मेहता कहती हैं, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, हमें तो बस आपके भाई का इंतज़ार रहेगा। रेहान कहता है, ठीक है संभावना जी, अब मैं चलता हूँ। रेहान वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वह अपने रॉय मेंशन पहुँचता है। वहीं पे आरव अपने परिवार के साथ आ चुका था। रेहान उन सबको देखकर थोड़ा सा डर जाता है। वहीं पे रिया उसकी घबराहट को पहचान लेती है। वह उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, ये वादा है मेरा, और मेरा ये वादा हम में से कोई भी नहीं तोड़ेगा। आपने आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया है। वहीं पे रेहान कहता है, मुझे आप सब पर यकीन है, जान बचाने वाला कभी जान नहीं ले सकता, मुझे मेरी एंजल पर यकीन है। आरव उसे सबसे मिलवाता है और वहीं अजय, जो मेरे लिए मेरे डैड की तरह हैं, ये है रिया, जो मेरी मॉम जैसी हैं, नहीं बल्कि मॉम ही हैं, ये है हर्षित और ये है साहिल, ये है अनामिका और ये है निशा और ये है कैरी। हम सब एक दूसरे के भाई बहन से भी बढ़कर हैं, यही है मेरा पूरा परिवार। वहीं रेहान कहता है, और मेरा भी आज से यही परिवार, इस परिवार का इकलौता इंसानी सदस्य। उन सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आरव रेहान को सबसे मिलवा देता है। असल में रेहान ही युग था, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में कोई भी युग के नाम से नहीं जानता। युग वही होता है जिसने रेहान को एक बार आरव ने युग की जान बचाई थी एक वैम्पायर से, तो ये वही है। युग को सबसे मिलवा देता है, लेकिन आरव सबसे कहता है, हम एक साथ सामने नहीं आएंगे और आप लोगों का नाम आज से अलग अलग होगा, जैसे कि हम पहले से ही एक शॉर्ट नेम से जाने जाते हैं, यानी अजय और रिया होगा, और शॉर्ट में हम एक दूसरे को ही संबोधित करेंगे। सब कहते हैं ठीक है। सब अपना कमरा चुन लेते हैं। आरव और बाकी सबको अपना अपना सामान लेकर आए थे। आरव उन सब के कुछ ढूंढ रहा था। उसे कुछ ढूंढते हुए देखकर रिया पूछती है, क्या ढूंढ रहे हो आरव? आरव कहता है, मेरी डायरी, क्या आपको पता है वे कहाँ हो सकती है? रिया कहती है, नहीं, हमने किसी की भी कोई डायरी नहीं देखी। तुम उस डायरी की तो बात नहीं कर रहे हो, तुम कभी बचपन में लिखा करते थे? आरव कहता है, यस मॉम, मेरी वही डायरी चाहिए, उसे कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय उसके। तभी युग उनकी बातें सुन लेता है। वहाँ से गुजरते हुए वो मन ही मन सोचता है, वैम्पायर्स भी डायरी लिखते हैं क्या? क्या बात है। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक दूसरी तस्वीर पर पड़ती है। वह झुककर उस तस्वीर को उठाता है और देखता है। तस्वीर को देखते ही कहता है, ये तो वही नीली आंखों वाली लड़की है जिसे मैंने आज कॉलेज में देखा था, लेकिन ये इस तरह के पुराने ज़माने के कपड़ों में। वह इतना ही बोल पाया ही था कि तभी आरव वहाँ आकर उसके हाथों से वो तस्वीर छीन लेता है और गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है,
दोबारा कभी मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। वहीं युग कहता है ये तस्वीर तुम्हारी है। आरव कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम कुछ ना जानो और दूर रहो सबसे। युग कहता है ये तो वही लड़की है जिसे मैंने आज कॉलेज में देखा। आरव गुस्सा होते हुए तेज़ आवाज़ में उससे कहता है तुमने उसे देखा नहीं था, तुम घूर रहे थे उसे। आरव उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है आइंदा कभी उसे इस तरह से मत देखना और कुछ सोचना भी मत उसके बारे में। युग थोड़ा सा डर जाता है उसका गुस्सा देखकर। आरव वहाँ जिस स्पीड में आया था उसी स्पीड में वहाँ से चला जाता है। युग शौक था वहीं खड़ा रह जाता है आरव के जानने से। वहीं कैरी और अजय वहाँ पर आ जाते हैं और युग से कहते हैं क्या हुआ, डर गए आरव के गुस्से से? डरने की ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें उस लड़की को इस तरह से नहीं घूरना चाहिए। युग उनसे कहता है मैं उसे नहीं घूरना चाहता था। उसकी आंखें, उनसे मेरी नज़रें ही नहीं हट पाई, लेकिन वे तो एक इंसान है। क्या वह तुम लोगों में से एक है? उसकी बातें सुनकर कैरी और वहीं पे रॉकी दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं खास बात तो है उसकी उन आँखों में जिन्होंने आरव को भी कैद कर लिया है। तुम तो एक मामूली से इंसान हो फिर भी। युग पूछता है तो वो लड़की क्या लगती है आरव की? मेरा मतलब क्या कनेक्शन है उसका आरव से? वहीं रॉकी कहता है प्यार है वो उसका। युग चौंक कर कहता है क्या? इसका मतलब वो उसी के लिए यहाँ आया है? दोनों कहते हैं तुम इन सब से दूर रहो, जितना कम जानोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। युग कहता है ओहो, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, किसी और को नहीं देख सकता था। एंजल की गर्लफ्रेंड पर नज़र डाल बैठा। सच में अच्छा हुआ जल्द ही पता चल गया, ना जाने क्या हो जाता। मुझे आरव से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो आरव के कमरे में जाता है और आरव उसे कहीं नहीं दिखता। वह जाने लगता है, तभी उसे आवाज़ आती है यहाँ क्यों आए थे तुम? युग इधर उधर देखता है तो कोई नहीं दिखता। अचानक से आरव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने कुछ पूछा तुमसे, यहाँ क्यों आए हो थे? युग कहता है पहले तो ये हवा की तरह इधर उधर कहीं से भी प्रकट होना बंद करो यार, अटैक आ जाएगा किसी दिन मुझे तुम्हारी इन हरकतों से। आरव कहता है ये मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं हुआ। युग अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है तुम इतने खड़ूस क्यों हो? माना कि चीप जोक था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। आरव कहता है तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, मुझे इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरव के इतना कहते ही युग चिल्ला कर कहता है रुको, जाना मत, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था। आरव पूछता है किस बात की माफ़ी? युग कहता है उस लड़की को घूरने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा प्यार है। आरव थोड़ा नरम होते हुए कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुमने जो किया वह इंसानी प्रकृति का हिस्सा है। मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। युग आरव की यह बात सुनकर कहता है तुमने मुझे डराया, ये तुम लोगों की प्रकृति का हिस्सा है और तुम भी इससे नहीं बच सकते। आरव युग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है तुम अपनी ज़िंदगी और बिजनेस में वाकई में अब ध्यान दो, पहले की तरह ही। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो और तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम हमारे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश ना करो। युग कहता है हम सब एक परिवार हैं, अब से तुम्हारी परेशानी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मेरी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी का। अब हम इस बात से भाग नहीं सकते। तुम नहीं चाहते तो मैं खुद जानने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अगर कुछ पता चलता है तब मैं उससे भागूंगा भी नहीं। मैं जान गया हूँ कि तुम उस लड़की के लिए उस कॉलेज में जाना चाहते हो और अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। आरव पूछता है क्या करने वाले हो तुम? युग कहता है उसके लिए कल का इंतज़ार करना होगा तुम्हें। और एक बात और, तुम्हें अपना ये लुक भी बदलना होगा कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आज का वक्त तुम्हारे किसी भी पुराने वक्त से बहुत आगे बढ़ गया है। तुम्हारा मेकओवर कराना होगा, वरना कॉलेज के बच्चे तुम्हें देखकर डरने की बजाय तुम पर गॉसिप ना करने लगें। आरव पूछता है मेकओवर?
वहीं युग कहता है, हाँ इसकी तुम्हें ज़रूरत है, तुम अपने इस वैम्पायर वाले कपड़ों में सबके सामने नहीं जा सकते, और उस नीली आंखों वाली के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आरव उसे घूरने लगता है तो युग मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं ये जान गया हूँ कि तुम हम इंसानी जज्बातों को समझ सकते हो, और इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो तंग कर ही सकता हूँ अपनी भाभी के नाम से छेड़कर। मुझे मेरी भाभी का नाम नहीं पता। आरव उसके पास आकर कहता है, मैं इंसानी जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी इंसान अपनी बातों का जाल मुझ पर डालेगा और मैं फंस जाऊँगा। वैसे उसका नाम ख्वाहिश। थोड़ा रुक कर वो कहता है, हाँ उसका नाम ख्वाहिश है। युग थोड़ा सोचते हुए कहता है, ख्वाहिश? आरव कहता है, ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका नाम ख्वाहिश है। युग पूछता है, फिर आप पहले किसके बारे में बात कर रहे थे? आरव कहता है, मैं ख्वाहिश के ही बारे में बात कर रहा था। वो जो फ़ोटो थी वो भी ख्वाहिश थी, और ये भी ख्वाहिश। अब और कुछ मत पूछना, तुम बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। आरव ये कहकर वहाँ से तो चला जाता है, पर युग सोचने लगता है कि यार वो भी ख्वाहिश और ये भी ख्वाहिश। उस ख्वाहिश में तो कपड़े बहुत ही पुराने ज़माने के थे। इसका मतलब वो तस्वीर वाली लड़की भी ख्वाहिश थी, और कॉलेज वाली भी ख्वाहिश। मतलब वो लड़की रीबॉर्न होकर वापस आई है आरव के लिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाह, कहता है ना, सच्चा प्यार। ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई किसी के लिए मरकर वापस भी आ सकता है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। आज मुझे इस प्यार पर यकीन हो गया। सच्चा प्यार ज़रूर नहीं कि दो इंसानों के बीच हो, वह तो कभी भी और कहीं भी किसी के भी बीच हो सकता है। युग को पूरी रात नींद नहीं आती आरव के बारे में जानकर। वह सुबह जल्दी उठकर कुछ लोगों को फ़ोन मिलाता है और एक पूरा शोरूम उसके घर पर लग जाता है। वह संभावना को फ़ोन मिलाता है और उससे कहता है, संभावना जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कॉलेज में आए, इससे पहले वह सबसे मिल ले, ताकि कॉलेज का पहला दिन उसके लिए बोरिंग ना हो। और इसके लिए मैंने सोचा है कि आप मेरी तरफ से कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को युग रॉय से उसकी पार्टी में इनविटेशन दे दें। पार्टी कल है, आप अनाउंसमेंट कर दें। इनविटेशन कार्ड आपके पास शाम तक पहुंच जाएंगे। संभावना कहती है, ठीक है रेहान जी, आपका ये काम हो जाएगा। वहीं रेहान यानी उर्फ युग कहता है, धन्यवाद संभावना जी। इसके बाद युग फ़ोन काट देता है। इतना शोर सुनकर सब नीचे आते हैं और पूछते हैं, ये क्या हो रहा है युग? युग कहता है, आप सबके लिए कपड़े हैं, अपनी अपनी पसंद के कपड़े चुन लीजिए आप सब, क्योंकि कल पार्टी है और इंसानी दुनिया में रहने के लिए उनके तरीक़ों से रहना ही पड़ता है, ताकि आप सब अलग ना लगें। वहीं पे अन्नी और कैरी कहती है, तुम कितने कूल हो यार। युग कहता है, कूल तो मैं हूँ, छोटा जो हूँ सबसे। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार के कुछ करके। आप सब जल्दी से अपने अपने लिए अपनी अपनी वार्डरोब फुल कर लो, आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आरव कहता है, मैं इस नौटंकी का हिस्सा नहीं हूँ। आरव वहाँ से जाने लगता है तो युग कहता है, रुको आरव, कल पार्टी है और मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। तुम इसे नौटंकी कहो या कुछ भी, तुम्हें अब इसका हिस्सा बनना ही होगा। तभी रिया कहती है, रुक जाओ आरव, ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा है ना। हम कब से वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब हम यहाँ लौट आए हैं तब तुम्हें भी लौटना होगा। पुराने वाले आरव को वापस लौटना होगा। तुम इस तरह नहीं मिल सकते उससे। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कपड़े सेलेक्ट करने के लिए वहाँ जाता है। युग कहता है, तुम्हारे पास बेशक दिल ना हो दर्द को छुपाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दर्द तुम्हारी आंखों में दिखता है। तो क्या लगता है कल की पार्टी कैसे होने वाली है, और क्या ख्वाहिश उस पार्टी में आएगी? क्या आरव और ख्वाहिश की ये मुलाकात कैसी होगी? क्या होने वाला है कहानी में? क्या आरव
ख्वाहिश को मिलकर उससे कुछ बातें करेगा। क्या ख्वाहिश आरव को पहचान पाएगी? आखिर कौन है ये ध्रुव और वो क्यों इनकी इतनी मदद कर रहा है? क्या वाकई में वो इनके साथ एक बिना किसी मकसद के आया है? कैसी होने वाली है हमारी इस खूबसूरत सी कहानी का अंजाम? तो चलिए सुनते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।